तो जो कल हमने मेथड पढ़ा था, लिमिट स्टेट मेथड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ सारे ही पॉइंट्स, बट फिर भी अजम्पशन के तौर पे देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है क्या इस मेथड को लेके अजम्पशन रखी गई है बेसिक। ठीक है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। या तो फर्स्ट अजम्पशन है, जैसा कि हर थ्योरी में होती है, नंबर वन इज प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यहाँ पर नॉर्मल टू एक्सिस का मतलब है आपके क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो प्लेन सेक्शन जितने भी होंगे आपकी बीम के अंदर, आपके स्लेब के अंदर, या जो भी मेंबर है जिसके ऊपर आप लिमिट स्टेट डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी प्लेन सेक्शंस हैं वो प्लेन ही रहेंगे आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट द आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035। ओके, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना पॉसिबल है, दैट इज 0.0035, कहाँ पर, आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर में। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और सिक्स्थ पॉइंट देखिए, इसी सीरीज में जब हम देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन टेंशन एनफोर्समेंट। ठीक है, तो टेंशन जोन के अंदर, टेंशन एनफोर्समेंट के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, तो वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। और जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रेशन जोन की, तो वो सीधा हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 0.0035 है। ओके, tensile strength of the concrete is ignored completely, as we know concrete is weak in tension, so we have ignored completely the tensile strength of the concrete. Okay, and for tension we have provided reinforcement. ठीक है, टेंशन के लिए आपने क्या दिया यहाँ पे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, तो सारा जो भी टेंशन कैरी करना है वो रेनफोर्समेंट कैरी करेगा। ठीक है, ओके। और आपका जो फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि कंक्रीट किसी भी तरह का टेंशन वहां पर लेने वाला नहीं है। ये हमारी बेसिक अजम्पशन है, हमने मान लिया कि वहां पर किसी तरह की कोई टेंशन कंक्रीट में नहीं आएगी। जो भी टेंशन है वो आपका रेनफोर्समेंट कैरी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है आपका, दैट इज स्ट्रेस ब्लॉक में बी अज्यूम टू बी, स्ट्रेस ब्लॉक क्या है, बेसिकली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं जैसे इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा है किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर, वो यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए होता है। तो हम बात करते हैं आरसीसी जैसे कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट मटेरियल की, उस केस में क्या होगा, स्ट्रेस ब्लॉक में बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोला और एनी अदर शेप। यानी कि किसी भी ऐसी शेप का हो सकता है, which results in prediction of strength in substantial agreement with the results of the test। तो जो टेस्ट आपने लिए हैं, कहने का मतलब बेसिकली इस इन शेप्स का मीनिंग है कि आप वहां से एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स के थ्रू आप सीधा कोई आप कैलकुलेट कर पाए कि कितना फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहा है। See, ये जैसे स्ट्रेस आपके पास, ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम का एरिया है। सो द एरिया ऑफ दिस स्ट्रेस डायग्राम विल बी योर फोर्स एक्टिंग इन द कंप्रेशन जोन। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, स्ट्रेस ब्लॉक में बी अज्यूम टू बी ऑफ एनी ऑफ दिस शेप, रेक्टेंगल, ट्रेपेजोइडल, पैराबोला, कोई एक प्रीडिफाइंड शेप का होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या करें आप सिंपलेस्ट मैथमेटिकल रूल्स उस पर अप्लाई करके क्या कर पाए, फोर्स कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये आपका एक डायग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप इसी तरह से लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है किसी मेंबर के लिए, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेस डायग्राम है। जब स्ट्रेस डायग्राम से यहाँ पर ये ट्राइंगुलर पोर्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर पोर्शन का जब मैं एरिया लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। स्ट्रेस डायग्राम का एरिया जब भी आप लेते हैं तो वो फोर्स कहलाता है। ठीक है, दैट अमाउंट विल बी फोर्स। और वो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इस स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे मुझे यहाँ पर टेंशन जोन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जितना ये टेंसाइल स्ट्रेस डायग्राम आ रहा है मेरे पास, जितना टेंसाइल रीजन आ रहा है मेरे पास, तो ये जो ट्राइंगल आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये जो ट्राइंगल आ रहा है मेरे पास, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, दैट मीन्स इट इज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली वहां पे क्या कर पाएंगे, जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए ये रेगुलर शेप्स जो होती है इनको फॉलो किया जाता है। अगेन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जैसे हमने देखा था कल कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमको जब भी अनसर्टेनिटीज होती है मटेरियल में। अनसर्टेनिटी से मेरा मतलब है कि फील्ड में वेरिएबिलिटीज हैं। ठीक है, आप जो स्ट्रेंथ डिजायर कर रहे हैं वैसी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो वहाँ कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारे पास स्टील के केस में 1.15 है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो ये हमारे पास रहता है 1.5। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करें इसको। सो 1.15 इन केस ऑफ स्टील एंड 1.5 फॉर द केस ऑफ कंक्रीट। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन जो ईएस में या कई बार गेट में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टील की जब बात कर रहे हैं तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर काफी कम लिया है, 1.15 है, और जब कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो 1.5 हमने अज्यूम किया है। ऐसा क्यों? आप में से कोई बता सकता है रीजन? देखिए, रीजन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा रीजन है इसका कि स्टील जो होता है आपका वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में बनता है, और कंक्रीट जो है आपका फील्ड कंडीशंस में बनता है। तो कंक्रीट के अंदर वेरिएबिलिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो भी काफी ज्यादा वेरिएबल नेचर का होता है। हम ऑलरेडी इस पे बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं वो सारी डिस्कशन वापस नहीं जाना चाहता मैं उसके ऊपर। तो ये कंक्रीट हाई वेरिएबल है, स्टील जो है वो कंट्रोल एनवायरमेंट में बनता है, स्टील जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आपको मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर एक लेस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है इज एडिक्वेट। ठीक है, वो पर्याप्त है। ठीक है, उससे ज्यादा हमको उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो हायर वैल्यू शुड बी सेलेक्टेड ऑफ 1.5। ठीक है, ये वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए, कंसेप्चुअल थिंग है। तो बेसिकली ऑन दिस ये कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? that are all coming from this curve, that is the stress strain curve of concrete and steel. So left side of the screen is showing the stress strain curve for the concrete. आप concrete के लिए देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो आती है आपकी वो एफसीके होती है, जो हम मानते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ हमारे पास आनी चाहिए। आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28 डेज की हम मानते हैं 150 mm³ की स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो कितनी है आपकी एफसीके? बट हम क्या करते हैं, क्योंकि फील्ड में वेरिएबिलिटीज काफी ज्यादा है, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ सिर्फ पॉइंट सर 6 7 टाइम्स ऑफ एफसीके। यस प्लीज। एक्चुअल जो हम मान के चल रहे थे थ्योरेटिकली हमारी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए एफसीके, राइट? बट वेरिएबिलिटी के कारण हमने उसको कितना अज्यूम किया? ओनली 67% ऑफ द एक्चुअल वन व्हाट वी आर कंसीडरिंग। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे हिसाब से एफसीके होना चाहिए था, बट हमने इसको 0.67 एफसीके यानी कि 67% ही कंसीडर किया। ठीक है, रेस्ट विल बी डिडक्टेड। इतना हमने मान लिया कि वेरिएबिलिटी के कारण हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं मिलेगी, इतनी स्ट्रेंथ उसमें कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है फर्दर इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप अप्लाई करेंगे, दैट इज गामा एम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 1.5 होता है आपके पास, तो ये हम अप्लाई करेंगे। अब आप में से कोई कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा? हाँ, नियरली इसको हम लेते हैं 0.45 एफसीके। ठीक है, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो एफसीके इज एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी आपको फील्ड में नहीं मिलेगी, हमने अज्यूम किया कि उसका सिर्फ 67% होगा। और फिर भी जब डिजाइन में हम आते हैं तो डिजाइन में फर्दर वेरिएबिलिटीज होती है। हो सकता है डिजाइनर जो है वो कुछ चीज उसके अंदर कंसिडर करना भूल गया हो, है ना? या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि डिजाइन के अंदर कोई मिस्टेक रह गई हो, तो उनको कवर करने के लिए फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो आप कंसिडर करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इनिशियली आपके पास एफसीके था, यहाँ पर भी देखेंगे आप, जब एफसीके को आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो ओवरऑल कंक्रीट के लिए जो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहेगा तो वो 1.5 ही रहेगा। ठीक है, सेम गोज विद स्टील। स्टील के अंदर भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपने अज्यूम किया है, नो डाउट स्टील इज प्रिपेयर्ड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, बट स्टिल फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इट रिक्वायर्स टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसको भी आपको सेफगार्ड करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम अज्यूम करते हैं, बट यहाँ पर जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ओरिजिनल वैल्यू जो थी आपकी वो एफ वाई थी, यील्ड स्ट्रेस, लेकिन हमने उसको एफ वाई नहीं कंसिडर करके कितना किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15। आप सभी को दिख रहा होगा एफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15, और ये कितना आता है, कैलकुलेट करिए इसको। यानी कि एफ वाई आपकी वैल्यू थी, बट हमने उसको कितना कंसिडर किया है, एफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15। 1.15 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। ठीक है,
जब डिजाइन करते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ को इस तरह से कम किया जाएगा। कितना आ रहा है? 0.869। तो रफली उसको हम 0.87 लेते हैं, 0.87 टाइम्स ऑफ एफ आर, सो दैट विल बी योर डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और ये जो है आपके पास वो क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस तरह से निकालते हैं हम। एफसी क्या आपको पता है, M20 कंक्रीट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पे सिंपली 20 रख देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय दिस 0.45, दैट विल गिव्स यू डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जब आप डिजाइन करेंगे तो ये चीज हमको फॉलो करनी है, ये स्ट्रेंथ हमको कंसिडर करनी है। ठीक है, You can also access to our educational blogs. Please visit our website www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel and share it with your friends if you find this content helpful for you. Thank you.